स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे मूलभूत नियम 22D के आधार पर कर्मचारी अधिकारी का वेतन निर्धारण है किस प्रकार किया जाता है ना, किस प्रकार वेतन निर्धारण करेंगे। यहाँ पे किन किन पदोन्नति प्रकरणों में वेतन निर्धारण करते समय यह लागू नहीं होता है ना, ये पहला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे उच्च उत्तरदायित्व के पद पर वेतन निर्धारण के लिए नियमों में क्या प्रावधान है। क्या किसी शासकीय सेवक को उसके मौलिक पद से कम वेतनमान के पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है ना, मौलिक पद से है ना कम वेतनमान के पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ये सब के बारे में बताना है ना। तो ये ध्यान रखिए यहाँ पे, जबकि शासकीय सेवक को उसके संवर्ग में उच्च पद एवं अधिक उत्तरदायित्व के पद पर है ना, जैसे कोई यहाँ पे मान चलो यहाँ पे AG 2 है ना, मान लो लेखा एग्जाम पास कर लेता है यहाँ पे और है ना ऐसे का एग्जाम पास कर लेता है, उसके बाद अकाउंट ऑफिसर है ना, अकाउंट ऑफिसर बन जाता है यहाँ पे, अकाउंट ऑफिसर बन जाएगा यहाँ पे AO बन जाएगा। तो यहाँ पे AG 2 के बाद AO बनने पर यहाँ पे उसके उत्तरदायित्व बढ़ गए, यहाँ पे उसकी वो बढ़ गई, तो बात है यहाँ पे सैलरी भी बढ़ेगी है ना। जबकि शासकीय सेवक को उसके संवर्ग में उच्च पद पर अधिक उत्तरदायित्व के पद पर उसकी पदोन्नति नियुक्ति की जाती है, तब उसका वेतन निर्धारण 22D तक किया जाता है। जैसे आप AG पहले 3 थे, पहले आप AG कितने थे यहाँ पे, AG 3 थे, उसके बाद क्या बन गया आप AG 2 बन गए, तो आपका क्या बन गया, प्रमोशन हुआ यहाँ पे है ना। AG 3 से आप क्या बन गए यहाँ पे AG 2 बन गए है ना, तो आपको प्रमोशन हुआ यहाँ पे है ना। AG 3 से AG 2 बन गए तो आपको प्रमोशन हुआ, तो उसका वेतन निर्धारण 22D है ना, नियम 22D के तहत किया जाएगा। यहाँ पे पदोन्नत होने वाला कर्मचारी चाहे स्थायी हो अस्थायी है ना, चाहे स्थायी हो या अस्थायी स्थानापन्न सभी मामलों में इस नियम के प्रावधान लागू होंगे। यहाँ पे मूल नियम 22D के आधार पर वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा है ना। मूल नियम 22D के आधार पर वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है। जैसे यहाँ पे निम्न पद पर प्राप्त हो रहे है ना, निम्न पद पर प्राप्त हो रहे वेतन में पहले निम्न पद के वेतनमान की एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि जोड़ी जाती है यहाँ पे है ना। जो वेतनमान प्राप्त हो रहा था उसकी एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि क्या जोड़ी जाती है, तथा इस प्रकार प्राप्त प्रकल्पित वेतन के अगले प्रक्रम पर उच्च वेतनमान में उसका वेतन निर्धारण किया जाता है ना, तथा इस प्रकार प्राप्त प्रकल्पित वेतन में अगले प्रक्रम पर उच्च वेतनमान में उसका वेतन निर्धारण किया जाता है ना। उच्च वेतनमान में उसका निर्धारण किया जाता है। यहाँ पे आगामी वेतन वृद्धि कितनी कब होगी, यहाँ पे 12 माह है ना, आगामी वेतन वृद्धि यहाँ पे 12 माह पश्चात मिलेगी है ना। आगामी वेतन वृद्धि कब होगी, यहाँ पे 12 माह पश्चात होगी। यहाँ पे ये हो गया यहाँ पे है ना। यदि कोई कर्मचारी निम्न पद पर अपने वेतनमान के अधिकतम पर वेतन प्राप्त कर रहा है ना, निम्न पद पर अपने वेतनमान के अधिकतम वेतन प्राप्त कर रहा है, तो भी अंतिम वेतन वृद्धि के बराबर राशि प्रकल्पित वेतन में जोड़ा जाता है ना। ये हो गया, मतलब कहीं ना कहीं तनख्वाह बढ़ेगी है ना। वेतन वृद्धि का अर्थ यहाँ पे वास्तविक वृद्धि से है, न कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज से है ना। वेतन वृद्धि का अर्थ कितने यहाँ पे, वेतन वृद्धि का अर्थ यहाँ पे वास्तविक वृद्धि से है ना, ना कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज से है ना। मतलब वास्तविक वृद्धि, वेतन वृद्धि का अर्थ किससे, यहाँ पे वास्तविक वृद्धि से, ना कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज है ना। ये हो गया अपने यहाँ पे इस नियम के है ना। तो इस नियम के में इस नियम में एक प्रावधान यह भी है कि यदि कर्मचारी चाहे तो निम्न पद के वेतनमान में आगामी वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात भी वेतन निर्धारण कर सकता है ना। तो यहाँ पे इस नियम में एक प्रावधान यह भी है कि यदि कर्मचारी चाहता है तो निम्न पद के वेतनमान में है ना, निम्न पद का वेतनमान जो भी चल रहा था यहाँ पे उसमें आगामी वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात भी वेतन निर्धारण कर सकता है ना। या पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सीधे मूल नियम 22D के अनुसार वेतन निर्धारण करा सकता है ना। मूल नियम 22D के अनुसार क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेतन निर्धारण करवा सकता है यहाँ पे, जो भी उसके लिए लाभकारी हो ना। पदोन्नत होते ही 1 माह के भीतर उसे इस आशय पर एक लिखित विकल्प अपने कार्यालय प्रमुख को देना होगा कि वह वेतन निर्धारण किस प्रकार करना चाहते हैं। मतलब विकल्प देना रहता है। जैसे अपन आए थे यहाँ पे है ना, ट्रांसफर होकर आए थे अपन है ना। मान लो एक कर्मचारी ए है, किसी एग्जाम्पल क्यों ले, एक कर्मचारी ये है, इसका ट्रांसफर मान चलो रायपुर से कहाँ हो गया, यहाँ पे रायपुर से बस्तर हो गया है ना, रायपुर से बस्तर हो गया यहाँ पे, तो वो है ना कौन सा विकल्प है ना, उसको विकल्प देना रहता है कि वो कैसे वेतन वृद्धि लेना चाहते हैं यहाँ पे ना, क्योंकि उसका प्रमोशन हुआ है, पदोन्नति हुई यहाँ पे, तो विकल्प उसको देना पड़ता है कि वो कौन से है ना, नियम कौन सा लगेगा यहाँ पे 22D यहाँ पे ना। तो वो क्या बोलेगा कि मेरे को पहले किसका लाभ दिया जाए यहाँ पे है ना, मेरे को पहले किसका लाभ दिया जाए यहाँ पे, वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए यहाँ पे, पैसे पहले यहाँ पे जो सालाना वेतन वृद्धि उसका लाभ दिया जाए, उसके बाद में मैं फिर पदोन्नति का लाभ लूंगा। तो यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट उसको मिल जाएगा, तो इसमें कहीं ना कहीं उसका फायदा है ना। तो ये हो गया। किसी शासकीय सेवक को मौलिक रूप से कम वेतन वाले पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है, किंतु अयोग्यता है ना कब कर सकते हैं, यहाँ पे इसको दंड स्वरूप देंगे। जैसे उसकी अयोग्यता हो, उसमें कुछ या फिर कदाचार कर दिया हो यहाँ पे, इस कारण उसको लिखित प्रार्थना या फिर उसको लिखित प्रार्थना पर क्या किया जाता है, यहाँ पे कम निम्न वेतनमान में उसे क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे प्रमोशन या फिर स्थानांतरण कर दिया जाएगा यहाँ पे ना, स्थानांतरण कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा भी किया जा सकता है ना। किन किन पदोन्नति प्रकरणों में लागू नहीं है ना, किन किन पदोन्नति प्रकरणों में लागू नहीं, यहाँ पे प्रथम श्रेणी के पद पर की गई पदोन्नति के मामले में यह नियम लागू नहीं होता ना। प्रथम श्रेणी के पद पर की गई पदोन्नति के मामले में यह नियम लागू नहीं होता। यहाँ पे संवर्ग के बाहर की पदोन्नति के मामले में यह है ना, प्रथम श्रेणी के पद पर की गई पदोन्नति के मामले पर यह नियम लागू नहीं होता ना। संवर्ग के बाहर की पदोन्नति के मामले में यह नियम लागू नहीं होता। संवर्ग के बाहर है ना, संवर्ग के बाहर की पदोन्नति के मामलों में यह नियम लागू नहीं होता यहाँ पे है ना। संवर्ग से जैसे बाहर की पदोन्नति है ना,
संवर्ग से बाहर की पदोन्नति के मामले में यह नियम लागू नहीं होता है। यहाँ पे यह नियम 31 दिसंबर 2005 तक प्रभावशील था, क्योंकि दिनांक 1 जनवरी 2006 में नया वेतन ढांचा लागू किया गया है ना। यह नियम 31 दिसंबर 2005 तक प्रभावशील था। कब? 31 दिसंबर 2005 तक प्रभावशील था, क्योंकि 1 जनवरी 2006 से नया वेतन ढांचा लागू किया गया ना। 1 जनवरी 2006 से क्या किया गया? यहाँ पे नया वेतन ढांचा लागू किया गया है ना। आगे पदोन्नति पर वेतन निर्धारण नए वेतन है ना नियतन नियम के अनुसार किया जाएगा। आगे वेतन निर्धारण यहाँ पे नए वेतन नियतन नियम के अनुसार किया जाएगा है ना। तो ये हो गया यहाँ पे है ना किन किन है ना, फिर से मैं इसको बता रहा हूँ यहाँ पे है ना किन 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 पदोन्नति प्रकरणों में नियम लागू नहीं है ना। तो प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी, जैसे यहाँ पे क्लास 1 से क्लास 1 में जाता है, क्लास 1 से क्लास 1 में जा रहा है, तो इसमें लागू नहीं होगा। यहाँ पे संवर्ग से बाहर अगर पदोन्नति की जाती है, मान लो यहाँ पे टेक्निकल संवर्ग यहाँ पे, उससे फिर यहाँ पे लेखा संवर्ग में जाता है यहाँ पे, तो उसमें यह पदोन्नति मामले में नियम लागू नहीं होगा। यहाँ पे यह नियम 31/12/2005 तक प्रभावशील था। कब तक? यहाँ पे 31 दिसंबर 2005 तक प्रभावशील था। और 1 जनवरी 2006 से नया वेतन ढांचा क्या किया गया है? लागू किया गया है ना। 1 जनवरी 2006 से नया वेतन ढांचा लागू किया गया है यहाँ पे। तो आगे पदोन्नति पर वेतन निर्धारण नए वेतन नियमन के अनुसार किया जाएगा है ना। हम जानते हैं यहाँ पे वेतन है ना आयोग का गठन किया जाता है यहाँ पे हर 10 साल में यहाँ पे। तो अभी 2026 में है ना अगला है ना 2026-27 में अगला वेतन 8वां वेतन आयोग आ जाएगा, तो उसके आधार पे यहाँ पे नया वेतन नियमन लाएगा ना भाई। तो वो जो पुराना जो ढर्रा है वो नहीं चलेगा। यहाँ पे नए वेतन आयोग के अनुसार जो वेतन निर्धारण किया जाएगा उसके अनुसार ही यहाँ पे जो वेतन वृद्धि या फिर पदोन्नति यहाँ पे प्रोसेस के बाद जो की जाती है वेतन वृद्धि उसको किया जाएगा ना। छत्तीसगढ़ पदग्रहण काल नियम 1982 के सामान्य प्रावधानों को उल्लेख कीजिए ना। छत्तीसगढ़ पदग्रहण काल 1982 के सामान्य प्रावधान क्या क्या है ना। पदग्रहण काल यहाँ क्या होता है, ये पढ़ चुके हैं यहाँ पे। शासकीय सेवक लोक हित में एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित हो जाने पर या उसके मुख्यालय में, ये पहले पढ़ चुके हैं ना, या फिर उसके मुख्यालय में परिवर्तन कर दिए जाने पर, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण होने पर नए पद पर कार्यभार संभालने के लिए जो समय दिया जाता है, वाली बात है यहाँ पे। जैसे ये रायपुर की थी, क्या कर दिया यहाँ पे? अंबिकापुर कर दिया ट्रांसफर है ना। तो रायपुर से अंबिकापुर जाने के बीच जो समय अवधि रहते हैं क्या बोलते हैं? यहाँ पे पदग्रहण काल बोलते हैं। ये छत्तीसगढ़ पदग्रहण काल नियम 1982 के प्रावधान निम्नलिखित हैं है ना। यह नियम राज्य सरकार के अधीन सिविल सेवकों है ना और है ना अन्य पदों पर नियुक्त समस्त शासकीय सेवक पर लागू होगा। यहाँ पे यह नियम संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों है ना, संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों, कार्यभारित स्थापनाओं पर नियुक्त कर्मचारियों तथा आकस्मिक निधि वाले वेतन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यहाँ पे जिसका HR और मास्टर रोल से पेमेंट होता है, HR और मास्टर रोल से पेमेंट होता है, उस पर यह लागू नहीं होगा है ना। जबकि शासकीय सेवक को लोकहित में उसी स्थान पर या नए स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है, तो नए पद ग्रहण करने के समर्थ बनाने के लिए पद ग्रहण काल मंजूर किया जाता है ना। जैसे इसको 10 दिन 12 दिन 15 दिन ऐसे दिया जाता है, 10 दिन 12 दिन 15 दिन समय देख के, या फिर वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन जो टेक्निक है उसके आधार पर ही दिया जाएगा यहाँ पे है ना। 180 दिन से है ना अनधिक कालावधि के लिए अस्थायी स्थानांतरण मामले में कोई पदग्रहण काल दे नहीं होगा। मतलब 180 दिन बचा है, रिटायरमेंट को मात्र 6 महीना बचा है, तो कोई जिस दिन आपको आदेश निकला है उस दिन जाकर ज्वाइनिंग करो भैया, या फिर अगले दिन है ना। जब कोई शासकीय सेवक उचित माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर प्रतियोगिता परीक्षा साक्षात्कार में सम्मिलित होकर शासन के अधीन दूसरे कार्यालय में नियुक्त होता है, तो स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय सेवक होने पर पूरे पदग्रहण काल का लाभ उसको मिलेगा। किंतु शासकीय सेवक ने यदि 3 वर्ष सेवाएं पूरी नहीं की है तो यह पदग्रहण काल बिना वेतन भत्तों के देय होगा ना। पदग्रहण काल मिलेगा पर बिना वेतन भत्तों के देय होगा ना, क्योंकि आपने पिछली नौकरी में 3 साल नहीं बिताया है ना। एक स्थान में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में यदि स्थानांतरण होता है ना, तो 1 दिन का मिलता है। मान लो यहाँ पे सब डिवीजन नंबर 1 से यहाँ पे सब डिवीजन नंबर 2 में हुआ है ना, सब डिवीजन नंबर 2 में हुआ तो यहाँ पे मात्र 1 दिन मिलेगा। जब एक स्थान दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है ना, जहाँ पर निवासी स्थान बदलने की आवश्यकता पड़ती है, तो नीचे दिया निदर्शन पद ग्रहण काल की पात्रता होगी है ना। यदि पद ग्रहण काल के तत्काल बाद अर्थात समाप्ति के दूसरे दिन सार्वजनिक अवकाश हो है ना, यदि पद ग्रहण काल के तत्काल बाद अर्थात समाप्ति के दूसरे दिन है ना, दूसरे दिन क्या हो, सार्वजनिक अवकाश हो। यदि सार्वजनिक अवकाश हो जाता है यहाँ पे, तो उसका लाभ उन्हें दे होगा है ना। और सार्वजनिक अवकाश की समाप्ति के पश्चात ही नए पदभार पर है ना पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा है ना। देखिए जैसे यहाँ पे 1000 किलोमीटर में जब 10 दिन दिया जाता है, बताया था यहाँ पे, तो 10 से कितना जाता है यहाँ पे, यदि 200 किलोमीटर बस से करनी पड़े तो 12 दिन हो जाएगा। फिर यहाँ 12 वापस आएगा, 12 से फिर कितना जाएगा 15 दिन, फिर 15 इधर वापस आएगा, 15 से 15 दिन है ना। तो किलोमीटर हिसाब 1000 किलोमीटर यहाँ पे 1001 से 2000 किलोमीटर, फिर 2000 किलोमीटर से अधिक है ना। तो इस टाइप से अपने को देखना है। यहाँ पे वायुयान के लिए 12 दिन ही मिलेगा, ये पहले बता चुका है। यहाँ पे वायु मार्ग के लिए वायुयान से आप कर रहे हैं तो इसलिए 12 दिन मिलेगा ना। उपरोक्तानुसार पदग्रहण काल की अवधि का पूरा लाभ उठाए बिना कोई शासकीय सेवक यदि नया कार्यभार ग्रहण कर लेता है तो ऐसी समय बोनस मिलेगा भाई है ना। तो ये इसको क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे ईएल खाते में जमा कर दिया जाएगा। मान लो आपको 15 दिन मिला था, आपने 2 दिन में ज्वाइनिंग कर लिया, तो बाकी बचे 13 दिन आप क्या जो हो जाएंगे यहाँ पे ईएल खाते में जुड़ जाएंगे है ना। इस नियम में शासन के आदेश दिनांक है ना, इस नियम में शासन के आदेश दिनांक यहाँ पे 6 अक्टूबर 1989 है ना। क्या बोले यहाँ पे 6 अक्टूबर 1989 से संशोधन कर अब केवल शासकीय सेवक को आदेशित किए जाने पर अथवा पहले
स्वयं जाकर नए पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले, उसके बाद परिवार लाने पर ही देह होगा, है ना। मतलब उसके खुद जाकर नए पद पर कार्यभार ग्रहण करना पड़ेगा, उसके बाद परिवार लाने, है ना, पर ही देह होगा, है ना। अपरिहार्य कारणों से पद ग्रहण काल की अवधि बढ़ सकती है 30 दिनों की अवधि तक, है ना। मतलब 30 दिनों की अवधि तक विभागाध्यक्ष जो रहता है पद ग्रहण काल को मान्य कर सकते हैं। 30 दिनों से अधिक अवधि होने पर प्रशासकीय विभाग द्वारा पद ग्रहण काल के रूप में मान्य किया जाएगा। अपरिहार्य कारणों से आकस्मिक घटना, देवी विपत्ति, हड़ताल आदि सामान्य सिद्धांत यह है कि कम से कम 8 दिन की तैयारी के लिए, है ना, मतलब शेष अवधि आने जाने की, है ना, आने जाने या विविधक फलस्वरूप होगी ना। मतलब 30 दिन अतिरिक्त दे सकते हैं कौन, विभागाध्यक्ष, है ना। ये हो गया यहाँ पे। जब किसी स्थापना में कमी फलस्वरूप शासकीय सेवक को दूसरे जगह सम्मिलन किया जाता है तो उन्हें नियुक्ति दी जाती है। तो नियुक्ति तो सम्मिलन आदेश में यदि कार्यरत अवधि में ही मिल जाती है तो उन्हें पूरे पदग्रहण काल का लाभ दे होगा ना, है ना। पदग्रहण काल का लाभ मिलेगा यहाँ पे यदि उन्हें पुराने कार्यालय से पृथक होने के 30 दिन के अंदर आदेश प्राप्त होता है ना। 30 दिन के अंदर प्राप्त होता है तो शासकीय सेवक दूसरे नए स्थान पर उसी 30 दिन के अंदर कार्यभार ग्रहण कर लेता है तो 30 दिनों की अवधि को बिना वेतन भत्तों के पदग्रहण काल के रूप में माना जाएगा ना। 30 दिन की अवधि को बिना वेतन भत्तों के पदग्रहण काल के रूप में माना जाएगा। परंतु ऐसे कर्मचारी की सेवा कम से कम 3 वर्ष की होनी चाहिए ना। परंतु ऐसे कर्मचारी की सेवा कम से कम 3 वर्ष की होनी चाहिए यहाँ पे, और 3 वर्ष से कम है तो यहाँ पे, हाँ, तो बिना वेतन भत्तों के पदग्रहण काल दे होगा। अगली बात है परीक्षा अवधि में है तो वहाँ पे बिना वेतन भत्तों के, है ना, पदग्रहण काल क्या होगा यहाँ पे, दे होगा, है ना। ये होगा, हो गया अपना यहाँ पे। तो ये अवकाश नियम है यहाँ पे। अवकाश नियम कैसे यहाँ पे, है ना, सॉरी, अवकाश नियम यहाँ पे अर्जित अवकाश बोला मैंने यहाँ पे 180 दिन अधिकतम, यहाँ पे एक बार में 180 दिन अधिकतम दिया जा सकता है ना। और उसके यहाँ पे अर्धवेतन अवकाश यहाँ पे जितना खाता में दे हो, यहाँ पे लघुकृत अवकाश यहाँ पे अर्धवेतन अवकाश ही है, पर इसमें अर्धवेतन अवकाश में आधा वेतन मिलता है, पर यहाँ पे लघुकृत अवकाश में क्या मिलेगा अपने यहाँ पे पूरा वेतन मिलेगा ना। इसमें आधा मिलेगा, इसमें पूरा मिलेगा। तो यहाँ पे लघुकृत अवकाश क्या होता है, नियम 29, अर्धवेतन अवकाश दे है तो उसका आधा बशर्ते चिकित्सक द्वारा अनुशंसित किया गया हो, है ना। नियम 30 यहाँ पे अदेय अवकाश यहाँ पे एक समय में अधिकतम 90 दिन, है ना। संपूर्ण सेवा काल में कितना यहाँ पे 360 दिन से अधिक नहीं, है ना। एक समय में अधिकतम कितना यहाँ पे 90 दिन, यहाँ पे संपूर्ण सेवा काल में 360 दिन से अधिक नहीं, है ना। अवकाश नियम 31 यहाँ पे असाधारण अवकाश यहाँ पे 3 वर्ष से अधिक नहीं, 3 वर्ष से अधिक नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। 3 वर्ष से अधिक दिया जाएगा क्या, नहीं। असाधारण अवकाश 3 दिन से अधिक नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसमें पेमेंट मिलता ही नहीं है। प्रसूति अवकाश 180 दिन बोला था यहाँ पे, गर्भपात में 45 दिन, है ना। प्रत्येक 15 दिन यहाँ पे, दत्तक 135 दिन यहाँ पे, संतान प्लस 37 दिन यहाँ पे, 1 वर्ष 3 वर्ष से अधिक नहीं, है ना। विशेष नियोक्ता अवकाश यहाँ पे 39 में दिया है यहाँ पे जब चिकित्सक अनुशंसित करें। यहाँ पे नियम 42 में अध्ययन अवकाश वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे 12 माह, एक समय 12 माह यहाँ पे, संपूर्ण सेवा काल में 24 माह, है ना। एक है ना, एक समय 12 माह यहाँ पे, संपूर्ण सेवा काल में 24 माह यहाँ पे, और PhD हो तो 28 माह, है ना। ऐसा दिया जाएगा यहाँ पे, है ना। जानबूझकर अनुपस्थिति की अवधि के निपटारा, है ना। कर्तव्य में जानबूझकर गैर हाजिर रहने वाले शासकीय कर्मचारी को यहाँ पे दे अवकाश मंजूर मामले में निपटारा किया जा सकता है। अन्यथा अवकाश नियम 34 के अनुसार उन्हें उतने दिन का वेतन नहीं दिया जाएगा, है ना। तो 34 क्या बोलते हैं यहाँ पे, 34 अवकाश नियम 34 यहाँ नहीं दिया है यहाँ पे। उक्त अवधि को अकर दिवस मानकर यहाँ पे पेंशन की गणना करते समय, है ना, अर्थदायी सेवा घटा दी जाएगी। यहाँ पे वेतन वृद्धि तिथि उतने दिन क्या हो जाएगी, यहाँ पे आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पे साथ ही अर्ध वेतन अवकाश खाते में, है, उतने दिन कम कर दी जाएंगे। यहाँ पे यह मानकर कि कर्मचारी अर्ध वेतन अवकाश पर रहा है तथा उसे अवधि अकर दिवस समान समझी जाएगी ना। मतलब जानबूझकर अनुपस्थित रहना मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई, सब तरफ से अपना घाटा है ना। तो जानबूझकर यहाँ पे अनुपस्थित नहीं रहना कार्यालय से, है ना। एक शासकीय सेवक को स्थानांतरण पर मिलने वाले भत्ते और अन्य सुविधाओं को लेकर, है ना, एक शासकीय सेवक को स्थानांतरण, है ना, एक शासकीय सेवक को स्थानांतरण पर मिलने वाले भत्ते एवं अन्य सुविधाओं को लेकर यहाँ पे लोकहित में स्थानांतरण पर एक कर्मचारी को निम्नानुसार भत्ते की पात्रता होगी ना। कौन कौन से भत्ते मिलेंगे भाई यहाँ पे, है ना। स्वयं तथा परिवार के प्रत्येक आश्रित सदस्य के लिए पात्रता अनुसार श्रेणी पर रेल अथवा बस किराया, है ना। रेल अथवा क्या जाएगा, बस किराया यहाँ पे मिलेगा, है ना। सॉरी, रेल या बस किराया मिलेगा यहाँ पे। स्वयं तथा परिवार के प्रत्येक आश्रित सदस्य के लिए साधारण दर पर एक दैनिक भत्ता यहाँ पे, है ना। एक क्या मिलेगा, दैनिक भत्ता मिलेगा यहाँ पे। 12 वर्ष से कम है बच्चों के लिए आधा दैनिक भत्ता मिलेगा ना। दैनिक भत्ता मिलेगा भाई यहाँ पे। बड़े हैं, वयस्क हैं तो एक दैनिक भत्ता मिलेगा यहाँ पे। और जैसे 12 वर्ष के कम आयु के हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ओनली हाफ दैनिक भत्ता मिलेगा ना। वेतन रेंज के अनुसार एक मुश्त स्थानांतरण अनुदान, है ना। घरेलू सामान परिवहन व्यय यहाँ पे, है ना, एक मुश्त स्थानांतरण अनुदान भी मिलेगा यहाँ पे। घरेलू सामान परिवहन व्यय भी मिलेगा यहाँ पे। वाहन परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति वाहन रखने की शर्त पूर्ति होने पर, है ना। पूरक नियम 8(1), है ना। ये हो गया यहाँ पे। ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अंतर को अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।